आज दिनांक 31 जनवरी 2022, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 7 चल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। और इसी के साथ साथ हम लोग आज सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि मृदा की संरचना, सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल रिसोर्सेस, इन टॉपिक्स पे आज अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है जलमंडल। इसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। यह पृथ्वी का जलीय भाग है। पृथ्वी का 75% या 3/4 भाग जल और 25% या 1/4 भाग स्थल है। जलमंडल में तालाब, झील, नदी एवं समुद्र शामिल है। जल भूमिगत रूप में भी पाया जाता है। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। स्थलीय पेड़ पौधे जल को मिट्टी से अपनी जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं, इसलिए वह जलीय जंतु तथा जलीय पौधे तालाब, नदियों, झील आदि जलीय वातावरण से जल ग्रहण करते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के सागरों में जल गुनगुना होकर हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है या उठने लगता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में जल ठंडा होकर नीचे की ओर चला जाता है या नीचे की ओर जाता है। जल का यह विस्थापन तीव्र वायु के साथ मिलकर सागर में धाराएं उत्पन्न करता है। क्या करता है? धाराएं उत्पन्न करता है। इस प्रकार की धाराएं न केवल समुद्र के मौसम को प्रभावित करती हैं, बल्कि यह वायु एवं स्थल पर भी मौसम को प्रभावित करती हैं। अन्य सभी द्रवों की अपेक्षा जल धीमी गति से गर्म या ठंडा होता है। मतलब धीमे धीमे ही ठंडा होगा, धीमे धीमे ही गर्म होगा। इसी कारण रात्रि के समय महासागरों के ऊपर से बहने वाली हवाएं दिन के समय ऊष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाती हैं। इसी प्रकार दिन के समय गर्म हुई समुद्री हवाएं रात्रि के समय महासागरों के द्वारा ऊष्मा के शोषण के कारण ठंडी हो जाती है। स्थल पर इन ठंडी या गर्म हवाओं के चलने से ही ग्रीष्म व शीत ऋतु का आगमन होता है। अतः जल मौसम तथा जलवायु के माध्यम से जल स्थल पर रहने वाले प्राणियों को प्रभावित करता है। यानी जल किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है? मौसम के अनुसार और जलवायु के अनुसार। ठंडे प्रदेशों में तो ठंडी वायु, गर्म प्रदेशों में गर्म वायु चलने के कारण ही मौसम प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्थलमंडल। इसको हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, मिट्टी। स्थलमंडल से स्थलीय जीवों को खनिज लवण तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ यह उनके लिए मृदा का रेतीला आधार भी बनता है या बनाता है। पौधों को उगने के लिए मृदा का रेतीला होना आवश्यक है ही। वे मृदा से जल व लवण का अवशोषण भी करते हैं। कुछ जंतु तो भूमि के अंदर बिलों में रहते हैं और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं आदि को अपना भोजन बनाते हैं। मृदा में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा आदि के लवण और ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन भी पाई जाती है मृदा में। भूगर्भ में होने वाली भूवैज्ञानिक क्रियाओं से कहीं कहीं पर पृथ्वी पर एक बड़ा भूभाग धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता है, जिससे नए पर्वत बनते, या पर्वतों का निर्माण जो हुआ है वो इसी प्रकार से हुआ है। हमारे देश की हिमालय पर्वतमाला इन्हीं
क्रियाओं से बनी सबसे नई पर्वतमाला है। पर्वतमालाओं की उपस्थिति आसपास की भूमि और जलवायु दोनों को प्रभावित करती है। भूमि अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन जल, वायु और ताप के प्रभाव से चट्टानों के विघटन अथवा भूवैज्ञानिक प्रभाव से भूमि के हिसाब के कारण पर्वतों का संतुलन होता है। पर्वत क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे और समतल हो जाते हैं। चट्टानों के टूटने से रेत के कण भूमि की मृदा बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं। इनके लवण पानी में घुलकर समुद्र में पहुंच जाते हैं। यह खनिज समुद्री पौधों द्वारा पोषक तत्वों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ये जलीय जंतुओं के माध्यम से स्थल पर पहुंचते हैं और इसलिए जंतुओं के मरने पर सभी लवण पुनः भूमि में मिल जाते हैं तथा स्थल मंडल में खनिज लवणों का चक्रण होता है, किंतु इस चक्र की गति बहुत ही धीमी होती है। अगला बिंदु है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, वायु अर्थात वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह समुद्र तल के ऊपर लगभग 320 किलोमीटर तक फैला होता है और पृथ्वी को कंबल के तरह ढके रखता है। समुद्र तल से लगभग 160 किलोमीटर तक का भाग वायु एवं मौसम से प्रभावित होता है। समुद्र की सतह से केवल 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु में अनेक प्रकार के जीव मिलते हैं। वायु ऊष्मा का कुचालक है, अतः यह पृथ्वी के औसत तापमान को स्थिर रखता है। वायुमंडल दिन में पृथ्वी के तापमान को एकदम बढ़ने से रोकता है और रात को वायु की ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। अतः जलवायु नियंत्रण में वायु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि। यह सभी घटक जीवों के लिए जीवनदायक हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78%, 78.1% होता है और जो ऑक्सीजन है वो लगभग 21% यानी 22.9 के लगभग होती है और 1% में जितनी भी गैसेस हैं 20.9 के लगभग होती है और बाकी 1% में सबकी जितनी अन्य भी गैसें हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। मृदा एक मिश्रण है, इसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिलते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। मृदा की संरचना का वर्णन उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा में उगने वाले पौधों की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि इस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं, ह्यूमस की मात्रा कितनी है, उसकी गहराई कितनी है। और आधुनिक खेती में कीटनाशकों व उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होने के कारण मृदा जीव मर जाते हैं और मृदा की संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ह्यूमस बनाने में सहायक भूमि में स्थित केंचुए भी समाप्त हो जाते हैं। अगर संपोषीय खेती की नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा शीघ्र ही बंजर भूमि में बदल जाती है। इसके बाद मृदा की स्ट्रक्चर तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल इरोजन यानी मृदा का अपरदन। एक स्थान से जब मृदा हट के दूसरे स्थान चली जाती है या मिट्टी चली जाती है तो उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट मृदा की उर्वरता का ह्रास, यानी कि जो उर्वरता का ह्रास यानी जो फर्टिलिटी है वो कैसे घट रही है। तो वनों को काट कर मृदा को यानी भूमि को कृषि योग्य बनाने पर वनों के पाचतंत्र में उपस्थित पोषक तत्वों का नाश हो जाता है। कृषि तंत्र में पोषक तत्वों का फसलों में स्थानांतरण होता है, अतः कुछ समय बाद भूमि
कृषि भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स उसको कंजर्व करना, उसको सिक्योर करना, उसको बचा के रखना। किस प्रकार से उसको सॉइल को हम बचा सकते हैं, तो मृदा को अपरदन को रोकने के लिए भूमि का स्थिरीकरण करते हैं। दूसरा, भूमि में पहले जैसी उर्वर शक्ति स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएं, तो पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सॉइल रिसोर्सेस, मृदा संसाधन। तो किसी क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक महत्वपूर्ण संपदा है, रिसोर्स है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। हजारों और लाखों वर्षों के अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसमें पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक व रासायनिक और कुछ जीवों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचे महीन कण मृदा हैं। निम्नलिखित मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। निम्नलिखित जो घटक है, नंबर 1 सूर्य। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देते हैं, जिससे वे फैल जाते हैं। रात के समय ये ठंडे होकर सिकुड़ जाते हैं। बार बार ऐसा होने पर पत्थरों में दरार आ जाती है और यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा, जल। जल मृदा के निर्माण में 2 प्रकार से सहायता करता है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थरों की दरार में जाकर जल दरार को और अधिक चौड़ा कर देता है। दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है। तेज गति से बहता हुआ जल अपने साथ बड़े और छोटे टुकड़ों को बहा कर ले आता है। यहाँ बहा कर होगा, बह आकर नहीं होगा, बहा कर ले जाता है। ये पत्थर अपने आपस में टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं या कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे की ओर निपेक्षित कर देता है। इस प्रकार मृदा अपने मूल स्थान से काफ़ी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है, चली जाती है। नेक्स्ट है नंबर 3, वायु। तेज हवाएं भी पत्थरों से टकरा कर उन्हें तोड़ देती है। वायु भी बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जो हल्के कण होते हैं मिट्टी के, तो उनको अपने साथ उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ऐसा इस प्रकार से हम लोगों ने आज टॉपिक पढ़े हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, और उसके साथ साथ हम लोगों ने मृदा की संरचना और सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन, मृदा की उर्वरता का ह्रास, मृदा संरक्षण और मृदा संसाधन किस प्रकार से संसाधन के रूप में कार्य करती है, ये भी हम लोगों ने आज जाना। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, याद भी करिएगा। थैंक यू सो मच।